हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के द पॉइंटर सेशन में स्वागत है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले सारे लोग एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेशन को शुरू होने से पहले फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पॉइंटर एनालिसिस, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो भी आपके इस महीने से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं अपने पॉइंटर सेशन में। डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ चुका है कि शतरंज के किस ग्रैंड मास्टर का अभी हाल ही में शतरंज के कौन से ग्रैंड मास्टर का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। शतरंज के कौन से ग्रैंड मास्टर का निधन हो गया है, तो उसका नाम है यूरी एवरबर्ग का निधन हुआ है, जो शतरंज के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं। और किसको मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष चुना गया है, तो मैरीटाइम एंटी नेटवर्क करप्शन का नेटवर्क का जो है यहाँ पर उपाध्यक्ष चुना गया, किसको, राजीव उन्नी को चुना गया है। किस राज्य में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया। आपको पता है हमारे देश की एक गायिका जिनकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजती थी, उनका अभी हाल ही में देहांत हो गया था, निधन हो गया था, और उन्हीं के नाम से लता मंगेशकर जी के नाम से एक क्रॉसिंग का नाम रखा गया है। किस राज्य में, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में ये नाम रखा गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य की अगर हम बात करें सिंपल से, तो उत्तर प्रदेश में ये जो क्रॉसिंग है कहाँ पर इनका नाम रखा गया, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 2.4 लाख है, लगभग 2,40,000 है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है कौन सा, उत्तर प्रदेश। उसके अलावा एरिया में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा, एरिया में चौथा स्थान है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के और अगर राजनीतिक महत्व की बात करें तो टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, टोटल 80 लोकसभा क्षेत्र हैं। यहाँ पर राज्यसभा क्षेत्रों की संख्या 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या 403 है, और विधान परिषद सीटों की संख्या है 100। उत्तर प्रदेश से संबंधित ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उत्तर प्रदेश में ही इसी अयोध्या में बन रहा है भगवान श्री राम का मंदिर, और अयोध्या में ही एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है। इस समय उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिन 3 का भी हाल ही में अनावरण या उद्घाटन किया गया है। उनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में, उसके अलावा कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर में, और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही रामपुर में 29वां हुनर हाट किस यहाँ पर आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, रामपुर में 29वां हुनर हाट का आयोजन किया गया था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा उत्तर प्रदेश यहाँ से संबंधित। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ है, और योगी आदित्यनाथ यहाँ के दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं 255 सीटें जीत करके। अभी हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था, उन चुनाव में विधानसभा 403 जो सीटें हैं उनमें से बीजेपी ने 255 सीटें जीती हैं, जिसकी वजह से यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं कौन, योगी आदित्यनाथ। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और यहाँ पर लता मंगेशकर के नाम पर रखा गया है अयोध्या उत्तर प्रदेश में एक क्रॉसिंग का नाम। नेक्स्ट हमारा है किसके द्वारा कलम वेबसाइट लॉन्च किया गया है। कौन सा, कलम वेबसाइट कहाँ पर लॉन्च की गई, किसके द्वारा, तो ओम बिरला के द्वारा। ओम बिरला है कौन, तो ये लोकसभा के स्पीकर हैं, याद रखिएगा, लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, जिनके द्वारा कलम वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। क्यों लॉन्च किया गया है, तो स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। ओम बिरला भारत के किस सदन के अध्यक्ष हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और अभी हाल ही में कोस्टारिका के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है, कोस्टारिका के राष्ट्रपति के रूप में नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो उनका नाम है रोड्रिगो चावेस। रोड्रिगो चावेस नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, कहाँ के, तो कोस्टारिका के। नेक्स्ट हमारा है भारतीय उद्योग परिसंघ। कौन सा, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है, तो उनका नाम है संजीव बजाज का। संजीव बजाज ने जो है भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और कितनी अवधि के लिए, तो वर्ष 2022 से 23 के लिए जो है इनको जो है अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किस कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं, बजाज
फिनसर्व इंडिया लिमिटेड के निदेशक और अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। और CII के मनोनीत अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार यहाँ पर ग्रहण किया है, तो उनका नाम है पवन मुंजाल ने ग्रहण किया है मनोनीत अध्यक्ष के रूप में। किस कंपनी के अध्यक्ष और CEO हैं, तो ये हैं हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के ये अध्यक्ष और CEO हैं। और किस मंत्रालय ने अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ में समझौता किया है, कौन से किसके द्वारा जो है अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, कौन सा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ में समझौता किया है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा ये समझौता किया गया है। और UNDP के द्वारा किन योजनाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, संशोधन ब्याज सबवेंशन योजना के लिए ये आपका तकनीकी सहायता प्रदान किया जाएगा। और किसने प्लम्बेक्स इंडिया प्रदर्शनी में भारत टैब पहल की शुरुआत की है, तो हरिदीप एस पुरी ने इसकी शुरुआत की है। और भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपकी नियुक्ति है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्ति है राजीव कुमार को अभी हाल ही में सुनील अरोड़ा के स्थान पर जो है नया मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। किसका, तो राजीव कुमार को। और किस राज्य में चारा BJE योजना की शुरुआत की गई है, कौन से राज्य में, तो हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है, तो रानिल विक्रमसिंघे ने। श्रीलंका के बारे में जैसा आप जानते हैं, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो श्रीलंका की कैपिटल है इस समय जयवर्धनपुरम कोट्टे। इसके पहले कोलंबो थी, याद रखिएगा। रानिल विक्रमसिंघे यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं श्रीलंका यहाँ पर स्थितियाँ काफ़ी अच्छी नहीं हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आर्थिक आपातकाल लगा हुआ था, खाने पीने के दाने के मोहताज हो चुका है श्रीलंका, एक प्रकार से बैंकक्रप्ट हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, ठीक है। और यहीं पर नई प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, ठीक है, नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसने साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 के बाधा दौड़ का स्वर्ण पदक प्राप्त कर लिया है, तो उनका नाम क्या है, ज्योति यारा जी ने ये स्वर्ण पदक प्राप्त किया है बाधा दौड़ में साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022 में। ये बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है कितने मीटर में, तो 100 मीटर में। और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस, ये कब मनाया जाता है, तो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिदृश्य से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए भारत सरकार के कौन से विभाग ने प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 को प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022 कौन से विभाग को दिया गया है, DFPD को। किसको, DFPD को दिया गया, जिसका पूरा नाम है खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को दिया गया है ये आपका अवार्ड, याद रखिएगा। जिस तरह से उसने पूरे कोविड काल में कार्य किया है उसी के प्रदर्शन के आधार पर DFPD को किस योजना के लिए पुरस्कार दिया गया है, उसके अलावा वन नेशन वन कार्ड के लिए, क्योंकि वन नेशन वन कार्ड का जो मुहिम है एक प्रकार से पूरे देशवासियों के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, हमारे देश के बहुत सारे लोग हैं जो प्रवास करके अन्य राज्यों में जाते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, लेकिन जो कार्ड था राशन कार्ड अभी तक केवल उसी राज्य में अलाउ था, जिसकी वजह से दूसरे राज्यों में उन्हें भोजन के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसी को दूर करने के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड के पहल के लिए ही यह अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। DFPD भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत कार्य करती है, तो यह उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर पर 2 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी कब आयोजित की गई है, तो 22 से 23 अप्रैल 2022 को इसका आयोजन किया गया है। और ये किसके तहत, तो आज़ादी का अमृत महोत्सव। और आपको पता है आज़ादी का ये 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत 12 मार्च को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा साबरमती आश्रम से किया गया है, गुजरात से। कहाँ से, साबरमती आश्रम गुजरात से इसका शुभारंभ किया गया है, जो 15 अगस्त 2023 तक चलेगा।
15 अगस्त 2023 तक चलेगा, याद रखिएगा। यह भारत सरकार के द्वारा किस मंत्रालय के तहत इसका संचालन हो रहा है? तो संस्कृति मंत्रालय के तहत इसका संचालन किया जा रहा है। आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन और डोंगला में, जो कर्क रेखा पर एक जगह है मध्य प्रदेश का, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। और अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय सेना में शामिल किए जाने से पूर्व इलेक्ट्रिक वाहनों को कहां पर प्रदर्शित किया गया है? तो नई दिल्ली में। इलेक्ट्रिक वाहनों को नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। भारतीय सेना में शामिल करने से पहले कौन कौन से कंपनियां इस प्रदर्शन में शामिल थी? तो टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्रीज और रिवोल्ट मोटर्स, इन तीनों कंपनियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है अपने अपने मोटर वाहन का। और इसका प्रदर्शन भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के द्वारा। रक्षा मंत्रालय के हेड इस समय कौन है? तो उनका नाम है राजनाथ सिंह, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं, रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है लोक संपर्क पुरस्कार 2022। लोक संपर्क पुरस्कार 2022 की 4 श्रेणियों में भी हाल ही में पुरस्कार दिया गया है। ये किसको प्राप्त हुआ है? तो एनएमडीसी को प्राप्त हुआ है ये आपका अवार्ड। और यह पुरस्कार एनएमडीसी को किसने दिया है? तो पीआरएसआई ने। इस हेतु भारत सरकार का जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा है? तो इस्पात मंत्रालय इसके लिए जिम्मेदार है। और पीआरएसआई जिसके द्वारा ये दिया गया है, उसका मतलब क्या होता है? पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये पुरस्कार वितरित किया गया है। एनएमडीसी का मतलब क्या होता है? उसका फुल फॉर्म क्या है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। और एनएमडीसी कैसी कंपनी है? तो एक प्रकार से ये नवरत्न कंपनी है एनएमडीसी। स्थापना कब की गई थी? तो 1958 में। और इसका पंजीकृत कार्यालय है कहाँ पर? तो तेलंगाना, हैदराबाद में है। तेलंगाना ये वही राज्य है जिसकी स्थापना 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके किया गया था। और जिसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद, याद रखिएगा। ठीक है, इसी की जो है 2014 में स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हमारा है स्पाइस जेट। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, स्पाइस जेट ने किस बैंक के साथ मिलकर, अगला जो क्वेश्चन है, स्पाइस जेट ने कौन से बैंक के साथ मिलकर शाह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? शाह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है किसके साथ मिलकर के? तो एक्सिस बैंक के साथ मिलकर के ये आपका क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है। और कौन से देश के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्राउचुक का भी हाल ही में निधन हो गया है? तो कहाँ के? यूक्रेन के ये आपके राष्ट्रपति थे। इसके बारे में हम डिस्कस भी कर चुके हैं। लियोनिद क्राउचुक का निधन हुआ है। यूक्रेन ये वही देश है जो इस समय रशिया के साथ युद्ध में जुटा हुआ है। और लियोनिद क्राउचुक यहाँ पर स्वतंत्र यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति बने थे, याद रखिएगा। ठीक है, ये यूक्रेन वो देश है जो 1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ है। लेकिन इस समय नाटो के बहकावे में आने की वजह से रशिया ने फिर से इस पर आक्रमण कर दिया है। रशिया के द्वारा इसके पहले 2014 में इस यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर अधिकार भी किया गया था। लेकिन 2021 में रशिया ने एक प्रकार से मन बना लिया है पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का। और इसी वजह से लगभग आपके काफ़ी लंबा टाइम 3 महीने आपके हो रहे हैं, फिर भी अभी तक युद्ध थमा नहीं है रूस और यूक्रेन के बीच में। जेलेंस्की जो है यहाँ पर यूक्रेन के इस समय राष्ट्रपति हैं। और रशिया के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट हमारा है फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में भारतीय कंपनियों में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? भारतीय कंपनियों की बात की जा रही है। तो भारतीय कंपनियों में शीर्ष पर कौन है? रिलायंस, यानी मुकेश अंबानी इसके हेड हैं, याद रखिएगा, रिलायंस कंपनी के। और इसी कंपनी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ल्ड लाइन इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया किस राज्य की पुलिस के लिए ई चालान को डिजिटाइज करेगा? तो ये मध्य प्रदेश के लिए आपका डिजिटाइज करने के लिए मध्य प्रदेश के राज्य की सरकार के द्वारा, वहाँ की पुलिस के द्वारा जो है ये वर्ल्ड लाइन इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इसका डिजिटाइज करने की पहल शुरू की गई है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ये सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला हमारे देश का राज्य है। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क कहाँ पर हैं? इसी मध्य प्रदेश में है। धौलावीर, यहाँ पर आपका जो भीमबेटका है, भीमबेटका जो एक पाषाणकालीन स्थल है वो इसी मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर 500 से ज़्यादा पाषाणकालीन गुफाओं के साक्ष्य मिले हैं। लिखैया नाम का पाषाणकालीन स्थल यहीं पर है, याद रखिएगा, जहाँ पर 27 से ज़्यादा समाधान प्राप्त हुए हैं। यहीं मध्य प्रदेश में महाकाल की नगरी उज्जैन है, जहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसकी कैपिटल है मध्य प्रदेश की भोपाल।
और यही मध्य प्रदेश में है आपका इंदौर, जो लगातार 5 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा मध्य प्रदेश के बारे में। और ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया है, तो उनका नाम है एंड्रयू साइमंड्स का। किस टीम ने थॉमस कप 2022 को जीत लिया है, तो भारत ने जीत लिया है थॉमस कप 2022 को। और भारत ने इसे जीतकर इतिहास रच दिया है, क्योंकि भारत ये कप जीतने वाला एक प्रकार से पहली बार भारत ने इस कप को जीता है, याद रखिएगा। पराजित किसको किया है, तो इंडोनेशिया को भारत ने पहली बार जीता है, जिसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था। नेक्स्ट हमारा है, किस मंत्रालय के द्वारा आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो ये घोषणा की गई है गृह मंत्रालय के द्वारा। आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की घोषणा 21 मई को किया गया है। और किस राज्य में भारतीय सेना गरीब छात्रों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोलेगी, कहाँ पर, कौन से राज्य में सेना के द्वारा गरीब छात्रों के लिए कोचिंग संस्थान खोली जाएगी भारतीय सेना के द्वारा, तो ये मणिपुर में खोला जाएगा, याद रखिएगा मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में खोली जाएगी कोचिंग सेंटर। और किस विभाग के द्वारा गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। गति शक्ति संचार पोर्टल अभी हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, गति शक्ति संचार पोर्टल, तो दूरसंचार विभाग के द्वारा। इसका दूरसंचार विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया गति शक्ति पोर्टल को। और राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो राष्ट्रीय आपका साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर हुआ है, हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। कैपिटल हैदराबाद किसकी है, तो तेलंगाना की कैपिटल है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। हैदराबाद किसकी कैपिटल है, तो तेलंगाना की। इसका उद्घाटन हैदराबाद के किस प्रयोगशाला परिसर में किया गया है, तो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने किया, तो हमारे देश के गृह मंत्री, नाम क्या है, अमित शाह जी ने। इस समय कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो गृह मंत्री हैं। और अभी हाल ही में हमारे देश में एक और मंत्रालय का निर्माण किया गया, स्थापना की गई, सहकारिता मंत्रालय। कौन सा, सहकारिता मंत्रालय। ये इसके भी इस समय हेड कौन है, इसके भी इस समय हेड बने हुए हैं कौन, अमित शाह। अमित शाह जी के द्वारा ही अभी हाल ही में कहाँ पर, नडाबेट गुजरात में, नडाबेट गुजरात में अभी हाल ही में व्यू पॉइंट का उद्घाटन किया गया था। कौन सा, व्यू पॉइंट का। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, किसके द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। और पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन, कौन सा, अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में, ठीक है, मुंबई में आयोजन किया गया है पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का। मुंबई कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र की कैपिटल है, किसकी, महाराष्ट्र की कैपिटल है। साथ ही साथ मुंबई को एक प्रकार से हमारे देश की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है, औद्योगिक कैपिटल के रूप में जाना जाता है मुंबई को। ज़्यादातर जितने भी आपके संस्थान हैं, जो बड़े संस्थान हैं, जिनमें वित्तीय संस्थान आप कह सकते हैं, जैसे बैंक हो गए, ज़्यादातर बैंकों का जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, तो मुंबई में ही मिलेगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन है, उद्धव ठाकरे हैं। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का, तो 14 से 15 मई 2022 तक, ठीक है, 14 से 15 मई 2022 तक इसका आयोजन किया गया है। अगला हमारा है, इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। महिला एकल का खिताब किसने जीत लिया है, तो उनका नाम है इगा स्विएटेक। किसने जीता है, एक यहाँ पर इगा स्विएटेक ने जीता है महिला एकल का खिताब इटालियन ओपन में। और किसने इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच के द्वारा, ठीक है, नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है पुरुष एकल का खिताब इटालियन ओपन में। और किसको, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जो है 2022 का, ये किसको दिया गया है, तो अन्ना कबाले दुबा को दिया गया है, जो कहाँ से हैं, तो केन्या से हैं। और ये पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दुबई में इसका आयोजन किया गया है। और अभी हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, इसका पहला संस्करण है, याद रखिएगा। ये अवार्ड पहली बार वितरण किया जा रहा है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड किसको दिया जा रहा है, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी को।
यह पुरस्कार प्रधानमंत्री को किस समारोह में प्रदान किया गया है? तो मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में। और यह पुरस्कार किसके सम्मान और स्मृति में इसको स्थापित किया गया है? तो लता मंगेशकर जी के। पुरस्कार को किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो मंगेशकर परिवार और मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। और इस पुरस्कार को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा कितने व्यक्तियों को? तो केवल एक व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा। और इस बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को सामाजिक क्षेत्रों में उनके कार्यों के लिए यहाँ पर आपका ये दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है, लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो राहुल देश पांडे को भारतीय संगीत के लिए। मास्टर दीनानाथ पुरस्कार विशेष पुरस्कार दिया गया है आशा पारेखा को, अभिनेत्री हैं, और जैकी श्रॉफ जो अभिनेता हैं उनको दिया गया है। और मास्टर दीनानाथ पुरस्कार आनंदमयी पुरस्कार जो है ये मुंबई डब्बावाला को दिया गया है। बोडो साहित्य, नेक्स्ट हमारा है बोडो साहित्य सभा के लिए किस वार्षिक सम्मेलन का अभी हाल ही में आयोजन किया गया? किसके लिए? तो बोडो साहित्य की बात की जा रही है। बोडो साहित्य सभा में वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कौन सा? 61वां आयोजन किया गया है। कहाँ पर? तो इसका तामुलपुर आसाम में। बोडो समझौता भी अभी हाल ही में हुआ था, आपको याद होगा कि आसाम राज्य बोडो समूह और साथ में केंद्र सरकार के बीच में बोडो समझौता हुआ था, बोडो जनजातियों के बीच में, बोडो समूह के बीच में। और ये आपका तामुलपुर असम में बोडो साहित्य सभा का आयोजन, ये वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सभा में शामिल होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं इस समय महामहिम रामनाथ कोविंद इस आपके सभा में शामिल होने वाले पहले राष्ट्रपति बने हैं। और राष्ट्रपति आपका राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, हैदराबाद में किया गया है। विप्लव कुमार देव के इस्तीफे के बाद त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसकी नियुक्ति की गई है? अभी हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया है। और उनके बाद जो है त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? मणिक साहा नियुक्त किए गए हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में। त्रिपुरा हमारे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, याद रखिएगा। और सिक्किम राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाया जाता है सिक्किम राज्य स्थापना दिवस। सिक्किम हमारे देश का सबसे कम पॉपुलेशन वाला राज्य है। सिक्किम में ही जैविक खेती शुरुआत की गई है सबसे पहली बार। जैविक खेती वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका नाम है सिक्किम। और नेक्स्ट हमारा है मई 1975 में सिक्किम भारत का राज्य कौन सा बना था? तो 22वां राज्य बना था भारत का 1975 में सिक्किम। अगला हमारा है केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार, राइट ऑफ वे अनुप्रयोगों और अनुमतियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है? किस पोर्टल की शुरुआत की गई है अभी हाल ही में? तो गति शक्ति संचार की शुरुआत की गई है। कौन सी? गति शक्ति संचार। किसके द्वारा? दूर संचार विभाग के द्वारा। और पुरानी पेंशन योजना को बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? जो पहले पेंशन मिलती थी उसकी फिर से अधिसूचना जारी की, उसको बहाल कर दिया गया है। कौन से राज्य के द्वारा? ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो उसका नाम है छत्तीसगढ़। और ये पुरानी पेंशन कब से प्रभावी होगी? तो अप्रैल 2022 से फिर से प्रभावी हो जाएगी। नई पेंशन योजना में योगदान के रूप में सरकारी कर्मचारियों के वेतन से कितने प्रतिशत मासिक योगदान कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर दी गई है? तो 10% यहाँ पर कटौती जो की जा रही थी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में, उसको समाप्त कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वैश्विक सेमीकंडक्टर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो उसका नाम है सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022। कौन सा? सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन या आयोजन किया गया है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का। 3 दिवसीय सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? बेंगलुरु में, जिसका विषय था भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र की गति में वृद्धि, यानी कैटलाइजिंग इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, इसका जो है इस बार का विषय रखा गया था। नेक्स्ट हमारा इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा इसका जो है आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान सेमीकंडक्टर विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला वैश्विक बाजार में भारत के अवसर पर रिपोर्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के द्वारा।
नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक हैं विज्ञान से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनसे हम संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। भारत में पहली बार सिविल एयरक्राफ्ट नाम क्या है? सारस MK2। अभी हाल ही में सारस MK2 हेतु किसने एंटी स्किल ब्रेक्स प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया है? ये राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला ने इसको विकसित किया है। और हमारे गवर्नमेंट के द्वारा सारस MK2 19 सीटर्स लाइट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी कब दी गई है? तो जून 2019 में। खेल से संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आपका अभी हाल ही में ये आपके खेल के पॉइंट नहीं है, ठीक है। शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात का राष्ट्रपति किसे चुना गया है? क्योंकि ये हाल ही में इनका देहांत हो गया था, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चुना गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जिनका अभी हाल ही में सड़क दुर्घटना में अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो उनका नाम है एंड्रू साइमंड्स। इनके बारे में हमने डिस्कस किया। लंदन के वेम्बली स्टेडियम में चेल्सी फुटबॉल क्लब को हरा करके FA कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो उनका नाम है लिवरपूल फुटबॉल क्लब। ये जो क्लब है लिवरपूल फुटबॉल क्लब के द्वारा ही वेम्बली स्टेडियम में जो आयोजित आपका चेल्सी फुटबॉल क्लब को हराकर इसने FA कप को जहाँ पर जीत लिया है। और थॉमस कप फिर यहाँ पर विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बैंकॉक में किया गया था। थॉमस कप का आयोजन प्रति 2 वर्ष में होता है। इसका जो 2022 में संस्करण है इसका आयोजन 32वां था। भारत विजेता बना है इंडोनेशिया को पराजित करके, और इंडोनेशिया 14 बार इसका चैंपियन रह चुका है, याद रखिएगा। इसमें विजेता देश की बात करें, विजेता भारत है, स्वर्ण पदक जीता है, रजत पदक इंडोनेशिया, कांस्य पदक किसने जीता है? तो डेनमार्क और जापान के द्वारा। थॉमस कप जीतने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो छठा देश है, लेकिन भारत इसको पहली बार जीता है, ये पॉइंट भूलिएगा नहीं, ठीक है। भारत ने इस थॉमस कप को पहली बार जीता है। इसको कौन कौन से देश अभी तक जीत चुके हैं थॉमस कप को? तो चाइना, इंडोनेशिया, जापान, डेनमार्क, मलेशिया, ये सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने थॉमस कप को इसके पहले भी जीता है, लेकिन भारत इसका पहली बार इस बार विजेता बना है। नेक्स्ट हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कब जारी किया गया? 2 मई को। और यहाँ पर ये संस्करण कौन सा है? तो 20वां संस्करण है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत अपने स्थान को इसने और अपना स्थान गिरा दिया है। 142 से अब भारत पहुँच चुका है लगभग 150वें स्थान पर, ठीक है। इसमें कितने नए संकेतक शामिल किए गए हैं? तो 5 संकेतक शामिल हैं। कितने देशों को शामिल किया गया है? 180 देश शामिल हैं। ये संकेतक कौन कौन से हैं? राजनीतिक यानी पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, लीगल यहाँ पर फ्रेमवर्क, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, उसके अलावा सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट और सिक्योरिटी। इन 5 स्तंभों को शामिल किया गया। संकेतकों के आधार पर ही यह आपका इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें शीर्ष 3 स्थानों की अगर हम बात करें तो नॉर्वे पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे पर है, स्वीडन तीसरे पर है। सबसे अंतिम पर कौन है? सबसे अंतिम स्थान पर है उत्तर कोरिया 180 स्थान पर। उसके अलावा भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत 150वें स्थान पर है। इसके पहले भारत की रैंकिंग 142 थी, ठीक है। 142 थी इसके पहले 2021 में, लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग है 150। राजनीतिक रैंकिंग भारत की 145, आर्थिकी में 149, विधिक में 120, सामाजिक सांस्कृतिक में 127 और सुरक्षा में भारत की रैंकिंग 163 है, यानी काफ़ी पीछे है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। इस प्रकार से भारत की रैंकिंग इस बार रही है कितना? समग्र स्कोर के साथ में 150 यहाँ पर भारत की रैंकिंग है। अगला हमारा है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्तियाँ, यानी विश्व सैन्य व्यय जो प्रवृत्तियां हैं, यानी इस प्रकार से सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है जिसके माध्यम से चर्चा की जाती है कि पूरे विश्व में कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी सेनाओं पर कितना खर्च किया है, इसके बारे में ये रिपोर्ट जारी करता है। आइए देखते हैं सिप्री की रिपोर्ट। यह आपका स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो अमेरिका पहले स्थान पर है, चाइना है, उसके बाद फिर भारत है, फिर यूनाइटेड किंगडम और 5वें स्थान पर है रशिया। 2021 में भारत का सैन्य व्यय उसकी जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है? तो 2.7%, 2.7% रहा है। नेक्स्ट हमारा है फिलीपींस में हुए 17वें राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो फर्डिनेंड मार्कोस ने जीत हासिल की है, पीएफपी पार्टी से संबंधित हैं। और फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव में
किसने जीत हासिल किया है? तो फ्रांस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने वाले व्यक्ति हैं इमैनुअल मैक्रो। और फिर से फ्रांस के यहाँ पर राष्ट्रपति में यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति बन चुके हैं। और अभी हाल ही में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस यहाँ पर अभी यात्रा भी की थी फ्रांस की, जब उन्होंने यूरोपीय देशों की यात्रा की थी, जिनमें फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, डेनमार्क भी है, और डेनमार्क के साथ में कई सारे नॉर्डिक कंट्रियों के साथ उन्होंने बैठक भी किया था। ठीक है, इस प्रकार से आज का हमारा जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते थे आपके इस करंट अफेयर पॉइंटर से संबंधित, आज के सेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया, जो भी आपके एग्जाम के लिए जरूरी थे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, लेकिन एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, सारे क्वेश्चन कैसे रहे। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको याद रखिएगा आपके पूरे एक वर्ष का करंट, जो अगर डीप से पढ़ना चाहते हैं थोड़ा करंट अफेयर को, तो उनके लिए दृष्टि के 8 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। और अगर आप यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और पूरे करंट अफेयर को वन लाइनर के माध्यम से पूरा डिस्कस करना चाहते हैं, पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर, तो आपके जो करंट अफेयर का वार्षिक संकलन है, जो आपका पॉइंटर बुक आती है, उससे संबंधित सारे पॉइंट को हमने अपने सेशन में डिस्कस किया है। और पॉइंटर की बुक से संबंधित सारे आपके वीडियो लेक्चर्स आपके यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं, जिसमें पूरे एक वर्ष के करंट अफेयर के बारे में डिस्कस किया गया है। परिदृश्य में हमने उनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया है ताकि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा सारे लोग। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में नए क्वेश्चन के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स।